अक्सर जब यूनियन बजट आता है तो उसकी बातें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, खास तौर पर जब बात खेती किसानी की हो। तो इस विश्लेषण में हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि इस साल के बजट का हमारे किसानों और ग्रामीण भारत के लिए असल में मतलब क्या है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्योंकि सबसे जरूरी सवाल तो यही है जो हर किसान के मन में है। अच्छा, इससे पहले कि हम बड़ी बड़ी घोषणाओं पर बात करें, आइए फटाफट बजट से जुड़ी कुछ आम बातों को समझ लेते हैं। इससे ना आगे सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये बात काफी दिलचस्प है कि बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। जी हाँ, आर्टिकल 112 में इसे आधिकारिक तौर पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ये आप कह सकते हैं सरकार का अपना कैलेंडर होता है। ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। सरकार की सारी प्लानिंग इसी 12 महीने की अवधि के लिए होती है। अब देखिए, सरकार के खर्च को ना 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रोजमर्रा के खर्चे जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडी वगैरह। और दूसरा जो बहुत जरूरी है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स। ये वो पैसा है जो देश में सड़कें, पुल, रेलवे जैसी लॉन्ग टर्म संपत्ति बनाने में लगता है, और यही देश के विकास की असली नींव है। इसको आसान भाषा में सरकार की आमदनी और खर्चे के बीच का अंतर समझिए। जब खर्चा आमदनी से ज्यादा हो जाता है तो सरकार को उधार लेना पड़ता है। ये नंबर जितना कम हो, देश की आर्थिक सेहत के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। वैसे बजट हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। साल 2017 में 2 बड़े बदलाव हुए। बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी हो गई और रेलवे बजट को आम बजट के साथ ही मिला दिया गया। और फिर 2021 में कोरोना महामारी की वजह से देश का पहला पेपरलेस बजट भी हमने देखा। तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए सीधे इस बजट के उस हिस्से में चलते हैं जिसका हम सबको इंतजार है। देखते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए क्या खास घोषणाएं की गई हैं। इस साल सरकार का फोकस पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर हाई वैल्यू वाली फसलों पर है, जैसे कि अखरोट, बादाम और काजू। इसके साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने और नारियल जैसी तटीय फसलों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। मकसद साफ है, किसानों की आय को बढ़ाना और उसमें चशुक्षम लाना। अब बात करते हैं नीली अर्थव्यवस्था की, यानी मछली पालन की। यहाँ सरकार 2 तरफा रणनीति अपना रही है। एक तरफ मछली पालन के लिए 500 नए बड़े जलाशय बनाए जाएंगे और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे ताकि जल संरक्षण के साथ साथ मछली पालन को भी बढ़ावा मिल सके। ये बजट सिर्फ योजनाओं और पैसों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा फोकस खेती में आधुनिक टेक्नोलॉजी को लाना भी है। ड्रोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक खेती के तौर तरीकों में एक बड़ी क्रांति लाने की कोशिश है। और इस तकनीकी क्रांति की कमान संभालेगा भारत विस्तार। ये किसानों के लिए एक मल्टी लैंग्वेज AI टूल है और ये सच में खेती के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा। देखिए, ये सिस्टम किसानों के मौजूदा डेटा, मतलब उनकी जमीन और फसलों की जानकारी को हमारे कृषि वैज्ञानिकों के ज्ञान के साथ जोड़ देगा। फिर AI की मदद से हर किसान को उसकी जरूरत के हिसाब से व्यक्तिगत सलाह दी जाएगी। मतलब एक साइज सब पर फिट वाला फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। खेती के अलावा इस बजट में पूरे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि खेती के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी रोजगार के नए मौके बन सकें। शी-मार्ट्स जैसी पहल से ग्रामीण उत्पादों को सीधा बाजार मिलेगा। वहीं दूसरी योजनाएं सिल्क, ऊन, जूट, खादी और हैंडीक्राफ्ट जैसे हमारे पारंपरिक उद्योगों को नई जान देंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी। हाँ, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम और स्ट्रक्चर को लेकर थोड़ी बहस तो हुई है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नई योजना है VBG रामजी, उसके लिए केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो पिछली योजना मनरेगा के पिछले साल के कुल बजट से भी ज्यादा है। ये ग्रामीण रोजगार को लेकर सरकार की गंभीरता को दिखाता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि खेती किसानी से जुड़ी ये सारी घोषणाएं देश की पूरी अर्थव्यवस्था और बजट के बड़े आंकड़ों के सामने कहाँ खड़ी होती हैं। 53.5 लाख करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है। मतलब आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का ये कुल प्लान्ड खर्च है,
जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और बेशक कृषि सब कुछ शामिल है। और इस कुल खर्च में से 12.2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपेक्स के लिए रखे गए हैं। याद है ना, कैपेक्स यानी सड़क, रेलवे और बंदरगाह जैसी लॉन्ग टर्म संपत्ति बनाने के लिए। ये निवेश आने वाले समय में देश के विकास की नींव रखेगा। जैसा कि हमने पहले बात की थी, राजकोषीय घाटा जितना कम हो उतना अच्छा। ये ग्राफ दिखा रहा है कि सरकार धीरे धीरे अपने खर्चों को कंट्रोल करने और उधार पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। ये एक अच्छा संकेत है। तो सवाल ये है कि सरकार के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? तो देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 24% उधारी से आता है। उसके बाद इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्स का नंबर है। और ये पैसा जाता कहाँ है? इसका भी एक बड़ा हिस्सा लगभग 22% टैक्स में राज्यों को उनके हिस्से के तौर पर वापस चला जाता है। और एक और बड़ा हिस्सा करीब 20% सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में निकल जाता है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में पैसा असल में कहाँ खर्च हो रहा है। हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा खर्च मुफ्त अनाज योजना और खाद पर सब्सिडी देने में हो रहा है। इसके बाद ग्रामीण रोजगार और पीएम किसान योजना का नंबर आता है। तो घूम फिरकर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। इस बजट में किसान के लिए क्या है? देखिए, नई तकनीक, हाई वैल्यू फसलों पर फोकस और ग्रामीण योजनाओं के साथ इसमें ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की पूरी क्षमता है। लेकिन असली चुनौती इन बड़ी बड़ी योजनाओं को जमीन पर सही तरीके से लागू करने की होगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये बजट कितना परिवर्तनकारी साबित होता है।